नमस्कार दर्शकों, एनएचपीसी लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है, यहाँ से आपके लिए ट्रेनी ऑफिसर्स की पोस्ट है और डिफरेंट डिसिप्लिन या स्ट्रीम्स में है। तो जान लेते हैं कि कौन सी स्ट्रीम है या डिसिप्लिन है। ट्रेनी ऑफिसर एचआर में है, ट्रेनी ऑफिसर पीआर या ट्रेनी ऑफिसर लॉ है और सीनियर मेडिकल ऑफिसर। इसमें जो है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 और जून 2024, क्लैट पीजी 2024, एमबीबीएस स्कोर, ये सब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में यूज होगा। मतलब इसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट पेपर दे चुके हैं और उनका स्कोर है जितना भी है, ठीक है, उसके बेस पर ये सिलेक्शन लेंगे। 2023 और जून 2024 का इसमें आपसे यूजीसी नेट क्लैट 2024 का एमबीबीएस स्कोर आपसे मांगा है। तो इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, चिंता मत करिएगा। साथ में देखेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इंटरव्यू वगैरह, ये सब सिलेक्शन प्रोसीजर के पार्ट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई एग्जाम का क्राइटेरिया नहीं है। तो डायरेक्टली इसमें आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा और परमानेंट आपकी ये पोस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका ऑल ओवर इंडिया शायद आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वो भी हम देख लेंगे कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि जहाँ पर भी एनएचपीसी के जॉइंट वेंचर्स हैं वहाँ आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, या जहाँ इनकी ब्रांचेस हैं वहाँ आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है। लायबल रहते हैं आप इंडिया में कहीं भी काम करने के लिए। तो बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें हम जानने वाले हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपसे मांगा है या नहीं, मतलब क्वालिफिकेशन देखेंगे और एक्सपीरियंस देखेंगे मांगा है या नहीं। तो सबसे पहले जो आपकी पोस्ट है ट्रेनी ऑफिसर एचआर में, इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी 30 साल है ना। और इसमें आपसे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है वो देख लेते हैं। तो फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर आपका जो है पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपके पास डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, 2 साल का होने चाहिए और फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अगर आपने की है इन मैनेजमेंट जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन हो ह्यूमन रिसोर्स में या इनमें से किसी भी एक आपकी स्ट्रीम में या फील्ड में, है ना। तो ये आपकी सारी क्या है डिसिप्लिन है जिसमें आपकी जो है स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है या पोस्ट ग्रेजुएट कोई प्रोग्राम किया है तो। और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर मास्टर इन सोशल वर्क। सोशल वर्क आपने फुल टाइम रेगुलर की हो, ठीक है, और वो 2 साल की होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन उसकी होनी चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क में आपसे मांगी है, सोशल वर्क की डिग्री में, सोशल वर्क की जो डिग्री ली है आपने वो पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की स्पेशलाइजेशन के साथ आपने की हो और वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय AICTE द्वारा। या फिर अगर आपके पास ये वाली भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर्स की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय AICTE। और अगर आपके पास ये वाली भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फाइनली आपके पास 2 साल की रेगुलर MBA की डिग्री होनी चाहिए और वो स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड हो AICTE द्वारा। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा या प्रोग्राम। तो 60% आपके जो है होने चाहिए आपकी PG डिग्री डिप्लोमा या प्रोग्राम में, ठीक है। ये तो आपकी ट्रेनी ऑफिसर HR की क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इसमें आपसे नहीं मांगा है, ठीक है, एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। नेक्स्ट बात करें आपकी जो है ट्रेनी ऑफिसर PR की, इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स है और इसमें आपसे मांगा है फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो भी 2 साल का होना चाहिए और होना चाहिए इन कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और वो अप्रूव्ड हो बाय AICTE द्वारा। समझ गए आप, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, वो 2 साल का होना चाहिए और वो होना चाहिए इनमें से किसी एक फील्ड में, ठीक है, ये इनमें से किसी एक फील्ड में आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनी ऑफिसर लॉ की। इसमें एज लिमिट आपकी 30 साल ही है, 30 साल से नीचे आप होने चाहिए और एज लिमिट की टेंशन मत लेना। अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ की, प्रोफेशनल, आपको पता है लॉ प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपने जो फुल टाइम की हो, रेगुलर की हो, या 3 साल की LLB आपने की हो या फिर 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आपने जिसमें आपके 60% मार्क्स हो। दोनों ही, जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ है उसमें 60% मार्क्स हो या फिर आपकी जो 5 साल की है उसमें आपके 60% मार्क्स हो और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ये हो गई लॉ की क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस आपका
मांगा नहीं है इसमें भी, ठीक है, ना तो आपका HR में मांगा, ना PR में मांगा, ना लॉ में मांगा है। अब सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स है। MBBS की डिग्री इसमें आपके पास होनी चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, जो कि MCI में होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। फिर पास कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो पासड होने चाहिए आप, फेलियर आपका नहीं होना चाहिए। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो आपके पास एज ए डॉक्टर इन गवर्नमेंट PSU या रेप्यूटेड लीडिंग हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज एन लास्ट डेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने 2 साल की पोस्ट इंटर्नशिप लिया हो एज ए डॉक्टर, या तो गवर्नमेंट में या PSU में या किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या इंडस्ट्री में, कहीं भी आपने लिया है तो आप इसमें भर सकते हैं। द पीरियड स्पेंट ऑन एनी एजुकेशनल कोर्स PG एक्सेट्रा शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग एक्सपीरियंस। तो आपकी जो है कोर्स की ड्यूरेशन आपके एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं होगी, आपकी जो है ये इंटर्नशिप होनी चाहिए आपके डिग्री करने के बाद, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इसमें आपकी सैलरी हम देख लेते हैं या पे स्केल देख लेते हैं कितना है। ट्रेनिंग ऑफिसर HR के लिए जो आपका पे स्केल है वो 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये के बीच में है, ठीक है। साथ में 3% का IDA आपको मिलेगा। ट्रेनिंग ऑफिसर PR में आपके लिए सेम रहने वाला है और लॉ के लिए भी आपके लिए सेम है। और मेडिकल ऑफिसर में जो है 60,000 से 1,80,000 रुपये के बीच में है और 3% का आपको IDA मिलेगा। ये जो 3% है वो IDA है। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कैसे कैसे बांटी गई हैं, है ना। तो ओके, तो ये है आपकी TO यानी ट्रेनिंग ऑफिसर HR। तो इसमें जो आपकी ये वैकेंसीज है टोटल 64 है ना। 64 में से 25 अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 8 है, OBC के लिए 16 है, SC के लिए 9 है और ST के लिए 6 है। और ये CYB यानी कि आपकी जो है करंट जो वैकेंसीज है वो है NHPC में, एक आपकी बैकलॉग में है और वो बैकलॉग SC के लिए है। फिर NHDC ये कंपनी है, मतलब इसी की जॉइंट वेंचर होगी। NHPC CYB में आपकी टोटल 64 वैकेंसी है। CYB मतलब करंट ईयर की जो वैकेंसी है वो, है ना। तो ये आप समझ गए। फिर NHPC की जो कंपनी है उसमें एक बैकलॉग में है और ये जो NHDC जो कंपनी है जो NHPC का ही जॉइंट वेंचर है, इसमें जो करंट वैकेंसी है वो 6 है। तो जिसमें से अनरिजर्व के लिए 6 है, एक EWS के लिए है, एक आपकी SC के लिए है। तो आप समझ गए इसका बाइफर्केशन इन्होंने कैसे किया है, कंपनी वाइज इसके जॉइंट वेंचर में कितनी वैकेंसीज हैं और करंट ईयर में कितनी है और बैकलॉग में कितनी है, ठीक है। ये सारा इन्होंने ब्यौरा दिया है वैकेंसीज का। फिर TO PR में टोटल आपकी 10 वैकेंसी है और NHPC में ही है और ये करंट ईयर की वैकेंसीज हैं। 10 में से आपकी 7 अनरिजर्व के लिए है, एक EWS के लिए है, एक आपकी OBC के लिए है और एक आपकी ST के लिए है। SC के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है। फिर लॉ में जो आपकी वैकेंसीज है टोटल 12 है, करंट ईयर की ही है और 12 में से 5 आपकी अनरिजर्व के लिए है, एक EWS के लिए है, 4 OBC के लिए है, एक SC के लिए है और एक ST के लिए है। फिर SMO मतलब सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इसमें NHPC में करंट ईयर की जो वैकेंसी है वो टोटल 21 है और 21 में से 12 अनरिजर्व के लिए है, 2 EWS के लिए है, 2 OBC के लिए है, SC के लिए 3 है और 2 ST के लिए है। फिर NHPC में ही BL मतलब बैकलॉग में एक वैकेंसी है और वो आपकी जो है OBC के लिए है। फिर NHDC जो कंपनी है उसमें जो करंट ईयर की वैकेंसी है वो 3 है और तीनों की तीनों आपकी अनरिजर्व की है। तो टोटल वैकेंसी का नंबर है ना आपका वो है 118, है ना। तो 118 काफ़ी बड़ा नंबर होता है, अच्छा नंबर होता है वैकेंसीज के मामले में, क्योंकि आपको पता है वैकेंसीज इतनी निकलती नहीं है। अगर एक भी होती ना तब भी आपको भरना था, क्योंकि आपको पता है आपके लिए एक ही चाहिए। 118 में आप अपना सिलेक्शन नहीं लेंगे, एक ही में सिलेक्शन आप अपना लेंगे। तो एक ही वैकेंसी आपको चाहिए, चाहे 10 हो, चाहे 118 हो, चाहे 418 हो, आपको एक ही चाहिए। तो अप्लाई करिए वैकेंसीज की टेंशन लिए बगैर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन PWD कैटेगरीज को दिया गया है इन्हीं वैकेंसीज में। अब आगे बढ़े तो ये हम जान गए सारी डिटेल्स। कंपनसेशन पैकेज जान लेते हैं हम कि क्या है, ठीक है। कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज कंप्राइजिंग बेसिक पे, DNS अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। लाख से प्लस जा सकती है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें आपके अलाउंस काफ़ी सारे हैं, है ना। और पेंशन वगैरह, आपकी मेडिकल जो फैसिलिटी है सब आपको इसमें मिलेगा, जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज़ होती हैं सेम इसमें आपको मिलने वाली हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे और सारा आपके सैलरी। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं हम। तो जो आपकी प्लेसमेंट है वो मैंने आपको बताया ना कि प्रोजेक्ट जहाँ पर NHPC के हैं वहाँ हो सकती है, पावर स्टेशन जहाँ है, ऑफिस हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर जहाँ है, सब्सिडरी जो आपकी कंपनीज हैं NHPC की, वहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग हो सकती है। तो कहीं भी हो सकती है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपके लिए ज़रूरी है जगह की मुकाबले, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, मेन और इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, UGC नेट क्लैट ये सब आपके लगेंगे सिलेक्शन के लिए। एग्जाम कोई नहीं है, बस ये आपका स्कोर होना ज़रूरी है। तो जो UGC नेट दिसंबर 2023-24 और क्लेट 24 एग्रीगेट ऑफ MBBS परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर है ना। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एंड सिक्योर्ड ए वैलिड स्कोर इन कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ UGC नेट। तो आपने UGC नेट अपना क्वालिफाई करा हो और जो स्कोर है वो वैलिड हो, है ना।
क्लैट के लिए भी यही है। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ टीओ यानी टीओ एचआर और टीओ पीआर, इसमें द कैंडिडेट हु हैव वैलिड यूजीसी नेट दिसंबर 24 और जून 2024 स्कोर आर एलिजिबल टू अप्लाई इन केस इफ द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन बोथ एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 और जून 2024 देन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ यूजीसी नेट। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप 2023 के दिसंबर के पेपर में बैठे हैं यूजीसी नेट के और 2024 के यूजीसी नेट के पेपर में भी आप बैठे हैं, तो इन दोनों को अगर आपने क्वालिफाई करा है तो आपका जो बेस्ट स्कोर है जिस भी पेपर में वो आपको जो है उसमें देना है एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। जो भी आपका बेस्ट स्कोर है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है, इसमें ये बताया गया है। फिर हैंस इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एंटर द बेस्ट स्कोर, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेस्ट स्कोर को जो है इंडिकेट करना, है ना। फिर चलते हैं अब आगे। तो शॉर्ट लिस्ट फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस एंड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, तो यही आपका फाइनल माना जाएगा जो भी आप अपलोड करेंगे। नो रिप्रेजेंटेशन टू चेंज द स्कोर एट लेटर स्टेज विल बी कंसिडर, तो लेटर स्टेज में आपको जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अपने स्कोर को चेंज करने के लिए। गलती वलती कुछ मत करना, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा ध्यान से भरिए। तो कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 जून 2024 क्लैट पीजी 2024 एग्रीगेट ऑफ एमबीबीएस परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो इसमें आपको जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यूजीसी नेट के पेपर के बेस पर, क्लैट के पेपर के बेस पर और जो एमबीबीएस का जो स्कोर है उसके बेस पर, है ना। तो ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होने वाला है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कंसेंट फॉर अपीयरिंग इन जीडी पर्सनल इंटरव्यू एज पर द नोटिफाइड शेड्यूल। तो आपको जो है अपना जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो अपना कंसेंट आपको सबमिट करना है जब भी होगा तब। फिर नॉन सबमिशन ऑफ कंसेंट एंड नॉन अपीयरिंग ऑफ जीडी विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिजर कैंडिडेचर। तो अगर आप सबमिट नहीं करेंगे कंसेंट तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन द जीडी पीआई कॉल लेटर। तो जो भी जीडी या पीआई कॉल लेटर में आपके डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहे जाएंगे वो आपको लेके जाने हैं। वेटेज आपकी डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर है आपके वेटेज के। तो आपका जो एम्पैनलमेंट होगा, ठीक है, उसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर यूज करे गए हैं। वेटेज दिया गया है आपके यूजीसी नेट को और जीडी और पर्सनल इंटरव्यू को। तो 75% दिए गए हैं आपके जो यूजीसी नेट का पेपर है उसको, यूजीसी नेट 23-24 या फिर क्लैट 24 का स्कोर है ना। और जो 25% है वो जीडी और पर्सनल इंटरव्यू को दिया गया है। ये आपका एसएमओ के लिए नहीं है, मेडिकल ऑफिसर के लिए नहीं है, ये टीओ के लिए है। ध्यान रखिए, टीओ एचआर पीआर और लॉ के लिए है ना। तो बात करें आगे तो देयर विल बी नो कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो कट ऑफ मार्क्स ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई भी नहीं है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन मे हैव टू अंडरगो ऑनलाइन ऑफलाइन साइकोमेट्रिक असेसमेंट रिजल्ट ऑफ विच विल बी यूज्ड इन एज एन इनपुट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो आपको जो है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका होगा, वो आपको उससे आपको गुजरना है, वो आपको करना है और वो आपका यूज़ होगा एज एन इनपुट, ठीक है, जो इंटरव्यू के दौरान है इनपुट के रूप में वो यूज़ किया जाएगा। फिर कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एम्पैनलमेंट इफ दे ऑब्टेन द क्वालिफाइंग परसेंटेज एज मेंशन। तो एम्पैनलमेंट उनका होगा जो क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स ले आएंगे अपने टोटल स्कोर से, ठीक है। 100 में से 40% लाने हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को और 30% लाने हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। तो उनका जो है इन पोस्ट के लिए एम्पैनलमेंट हो जाएगा, ठीक। चलें अब आगे। तो ये है आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पैरामीटर कि उनको उनको नंबर कैसे मिलने हैं। क्वालिफिकेशन के बेस पर नंबर मिलेगा। तो एमबीबीएस की डिग्री की है अगर तो उसमें 25 मार्क्स मिलेंगे। पीजी डिग्री की है आफ्टर एमबीबीएस इन रिलेटेड फील्ड, तो एमबीबीएस के बाद अगर पीजी डिग्री की है तो उसके 10 नंबर मिलेंगे। और पीजी डिप्लोमा किया है एमबीबीएस के बाद रिलेटेड फील्ड में तो 5 नंबर उसके मिलेंगे। इस तरह आपके जो ये क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 35 मिलेंगे, है ना। फिर मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर रेलिवेंट एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड आफ्टर एमबीबीएस। तो मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर एमबीबीएस की डिग्री के बाद रेलिवेंट एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने ली है तो। फिर इसमें आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस अगर 2 साल की आपने की है तो 25 मार्क्स दिए जाएंगे। एडिशनल सर्विस इन एक्सेस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 2 साल का है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 10 होंगे और हर एक एडिशनल ईयर के लिए 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है। लेस देन 6 मंथ ऑफ सर्विस शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द काउंटिंग द एक्सपीरियंस वेरियस एक्सपीरियंस 6 मंथ्स एंड अबव शैल बी ट्रीटेड एज 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो 6 मंथ से नीचे को काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस के रूप में। 6 मंथ के बाद को जो है 1 साल के एक्सपीरियंस के रूप में लिया जाएगा। और एक्सपीरियंस के नंबर भी आपको 35 में से टोटल मिलने वाले हैं। टोटल 35 में से मिलने वाले हैं, उल्टा बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के नंबर मिलेंगे तो वो टोटल 30 में से मिलेंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के वो है 40%, है ना, मतलब 12 नंबर लाने हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है जिसमें आपको मिनिमम 9 नंबर तो लाने हैं। फिर मिनिमम टोटल क्वालिफाइंग आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 में से आपको कितने लाने हैं? अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 62 लाने हैं और एससी या पीडब्ल्यू है तो 59 लाने हैं, ठीक है, 59 लाने हैं।
तो समझ गए आप ये पूरा पैरामीटर, क्योंकि मेरा भी गला थक गया है बोलते बोलते वैसे, ठीक है। तो ये आपका जो है चीज़ें हैं, समझ गए होंगे आप क्लियरली। अगर आपको कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है, कुछ भी आ रहा है डाउट, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। अब कट ऑफ मार्क्स जीडी के लिए नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। और कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग इन कंबाइंड स्कोर ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन विल ओनली बी एडेड सुटेबल फॉर एम्पैनलमेंट। तो डेफिनेटली आपको जो है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन को जो है क्वालिफाई करना है। और द कैंडिडेट विल सबमिट द प्रेफरेंस ऑर्डर, तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना है ऑफ कंपनी फ्रॉम एनएचपीसी एंड एनएचडीसी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीओ एंड एसएमओ। टीओ जो है एचआर का है, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस आपको अपनी देनी है कंपनीज में। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो ये सारी तो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। और ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पेपर के कोड इसमें दिए गए हैं, आपको पता ही है, आपने जब यूजीसी नेट दिया होगा तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये है आपकी टेबल डी, जिसमें टीओ एचआर में यूजीसी नेट का जो पेपर है, सब्जेक्ट कोड 55 लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर एंड सोशल वेलफेयर एचआर मैनेजमेंट का है। तो सब्जेक्ट 63 जो है वो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का है, क्लैट का ये दिया गया। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। नेक्स्ट चलते हैं, नो रजिस्ट्रेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो इन कैटेगरी से जो है कोई भी आपसे एप्लीकेशन फीस या कुछ नहीं लिया जाएगा। बाकी शायद जनरल से लिया जाएगा, इसमें अब कितना लिया जाएगा वो हम देख लेते हैं। आगे लिखा होगा एग्रीमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड आपको देनी है 4 लाख रुपए की अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, और 2 लाख की देनी है अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है। अप्लाई इसमें आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन जब ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कब तक करना है? 30 दिसंबर तक आपको इसमें अप्लाई करना है। और इसमें स्टेप्स दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो फीस इसमें कितनी है वो हम जरा चेक कर ले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। कितनी फीस जाएगी वैसे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी फीस आपको देनी है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटा सा ही नोटिफिकेशन है जिसकी वजह से पढ़ने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। तो ओके, फीस समझ नहीं आ रहा, देखी तो थी मैंने कहीं लेकिन अभी मिल नहीं रही है। ओके, तो ओके ये आ गया, तो ये नोटिफिकेशन तो ख़त्म हो गया, चलो बहुत मतलब डीपली है ये, गला थक जाता है दोस्तों बोलते बोलते। ओके, इसमें पूरा प्रोसीजर सर्विस एग्रीमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड देख लिया हमने, है ना। फीस शायद ऊपर ही लिखी होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या निकल गई शायद। रिजर्वेशन है, नो रजिस्ट्रेशन फीस विल बी चार्ज्ड। ओके, अच्छा, इसमें आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पोस्ट आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर की है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 50% मार्क्स अगर उनके हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, तो वो इसमें एलिजिबल है भरने के लिए। इसमें मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है ना। और जो एज रिलैक्सेशन आपको पता ही है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, 10 साल का पीडब्ल्यूडी जनरल को मिलता है, 13 साल का पीडब्ल्यूडी ओबीसी को मिलता है, और 15 साल का पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को मिलता है। देखिए मेरे को कहीं इसमें एप्लीकेशन फीस नज़र तो नहीं आ रही कि कितनी है, क्योंकि इन्हें कंसेशन दिया है इन लोगों ने कैटेगरीज को, बट बताया नहीं है कि जनरल की फ़ीस लगेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने देख तो लिया है। अगर आपकी नज़र पड़ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पड़ रही तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे मिल नहीं पा रहा अभी। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। बाकी रेगुलर वैकेंसीज की अपडेट्स के लिए और इन टाइम जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।